Hello everyone, myself Sandeep Devgan, Assistant Professor, Khalsa College of Engineering and Technology, Amritsar, and my today's topic is related to strength of material subject. This is very important topic. The topic is Hooke's law or the stress strain curve. This is very important for the paper point of view and competitive exams like GATE qualifications and other civil services exams. There are huge amount of questions which are put from this topic, and there are so many confusions to our students. So I want to clear all these entities and all these laws, principles used for this stress strain curve or Hooke's law. First of all, we want to identify the term entity related to ductile and brittle materials. What are the brittle materials and what are ductile materials? Dear, we all knows every material is made from different type of molecular structures. These molecular structures are bonded with some intermolecular forces. I am using one term, that is intermolecular forces. Intermolecular forces. सो इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बिहाफ पे हम ये डिफाइन करेंगे डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं। देखो, डक्टाइल मटेरियल वो वाले मटेरियल जिनके दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, ताकि हम इनको पुल करें, हम इनको खींचें, स्ट्रेस लगाएं इस पे, और इनके जो मॉलिक्यूल है वो डीफॉर्म हो रहे हैं लेकिन आपस में बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे। बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा लेकिन डिफॉर्मेशन हो जा रही है। डिफॉर्मेशन होने की वजह से उनकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, डिमेंशंस चेंज हो रही हैं, लेकिन ब्रेकेज नहीं हो रही। दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। फॉर एग्जांपल, इफ वी पुट द केस ऑफ माइल्ड स्टील, दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ माइल्ड स्टील। एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं, पुल कर रहा हूं, तो इसकी सम एक्सटेंट तक लेंथ इंक्रीज हो रही है, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसकी ब्रेकेज नहीं हो रही। तो क्या इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो आपस में क्रिएट हो रही है वो बहुत ज्यादा है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या है, डिफॉर्मेशन हो रही है लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, बट ये बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहे। तो दैट एलिमेंट्स, दैट मटेरियल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ डक्टाइल मटेरियल। सो नेक्स्ट फॉर द ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि उनके जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक कर देगा, टक करके ब्रेक कर देगा, बिकॉज कि इसके अंदर जो बॉन्ड से मॉलिक्यूल के बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आगे जाके बहुत कुछ हम समझेंगे डक्टाइल मटेरियल के बारे में, ब्रिटल मटेरियल के बारे में। कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज न्यूमेरिकल टर्म की फॉर्म में इसका डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, A for percentage elongation. परसेंटेज इलॉन्गेशन, परसेंटेज इलॉन्गेशन के बिहाफ पे कुछ मटेरियल डिफाइन किए जा रहे हैं डक्टाइल एंड ब्रिटल कैटेगरी में। देखो, अगर तो परसेंटेज इलॉन्गेशन 5% से कम है, परसेंटेज इलॉन्गेशन 5% से कम है। देखो, इसमें ये बताने वाली बात है परसेंटेज इलॉन्गेशन क्या है। परसेंटेज इलॉन्गेशन क्या है कि जितनी बॉडी इलॉन्गेट हो रही है अपॉन इट्स ओरिजिनल लेंथ इनटू 100, इट जस्ट परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेशन या चेंज इन डिमेंशन। अगर तो वो 5% से कम है तो हम कह रहे हैं कि दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्रिटल मटेरियल। अगर तो परसेंटेज इलॉन्गेशन 5% से लेके 15% के बीच है तो दीज मटेरियल आर अंडर इंटीमेट कंडीशंस। ना वो डक्टाइल है ना वो ब्रिटल है। अगर तो हम इसकी परसेंटेज 15 कर देते हैं, 15% से ज्यादा इलॉन्गेशन हो रही है और मटेरियल ब्रेक नहीं हो रहा, फेल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब दीज मटेरियल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ डक्टिलिटी, डक्टाइल मटेरियल्स। सो आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एनालिसिस करेंगे फॉर डक्टाइल मटेरियल।
वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। डक्टाइल मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करने के लिए हम उसके कोऑर्डिनेट्स में एक साइड पे स्ट्रेस लेंगे, एक साइड पे स्ट्रेन लेंगे। तो हम बेस वाला कंपोनेंट स्ट्रेन का ले लेंगे, इधर वाला कंपोनेंट वर्टिकल जो है वो स्ट्रेस का लेंगे। So we all know what is the stress and what is the strain. Basically एक मिनट के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस offered by the molecule of the body when the external force is applied. It is the internal resistance offered by the molecule of the body when the external force is applied. So this is related to the internal molecular structure and molecular area which the force is facing. So the stress is equal to load upon area. Mostly we are using sigma notation for the stress. Most of the books use this notation sigma for the stress. Stress is a load upon area. This is the resisting force upon resisting area which we are offering to the force by the molecule of the body. And the strain, what is the strain? Strain is a change in dimension. अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डिमेंशन अपॉन द ओरिजिनल डिमेंशन, दिस इज द स्ट्रेन। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व परफॉर्म करने के लिए हम एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमन अज्यूम करेंगे, जैसे कि ये है एक डक्टाइल मटेरियल है ये, इसका हम एक स्पेसिमन लेंगे जिसकी प्रॉपर कुछ मशीनिंग हुई पड़ी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका एक कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो मशीन में फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस पोर्शन इज जस्ट फॉर द होल्डिंग पर्पस इन द यूटीएम मशीन, दिस जस्ट इज परफॉर्म्ड इन द यूटीएम मशीन, एंड ये जो पोर्शन है ये जस्ट एक होल्ड करने के लिए पोर्शन है। उस इस शेप को हम कहते हैं डॉग बोन शेप, और जनरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इसको कि ये एक डंबल शेप है। तो ये मैंने रिप्रेजेंट की हुई अपनी इस डायग्राम में, ये एक डंबल शेप का हमारे पास एक स्पेसिमन है। इसमें समझने वाली बात एक ये है कि गेज लेंथ, व्हाट इज द गेज लेंथ? गेज लेंथ वो वाली लेंथ है जिसके बीच में फोर्स एक्सर्ट हो रही है, पुल लग रहा है। देखो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये जस्ट फॉर द होल्डिंग पर्पस, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो पीस, वो स्पेसिमन सिर्फ ये वाली डिस्टेंस पे अज्यूम कर रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो मेरे पास गेज लेंथ होगी। दिस इज द गेज लेंथ, द लेंथ अंडर विच दिस स्ट्रेस इज अप्लाइड, द फोर्स इज अप्लाइड। सो दिस इज माय स्पेसिमन, कह सकते हैं इसको बोन, डॉग बोन और डंबल शेप स्पेसिमन। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ग्रेजुअली पी फोर्स लगाऊंगा। आई एम अप्लाइंग पी फोर्स ग्रेजुअली। मैं इसके ऊपर विद द कंजप्शन ऑफ टाइम इसके ऊपर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, पुल लगा रहा हूं। तो मैं इसका पुल के साथ साथ इसकी स्ट्रेस और इसकी स्ट्रेन का वेरिएशन देख रहा हूं। ठीक है, हो क्या रहा है एट द स्टार्टिंग, इसको मैं ओ पॉइंट कंसीडर करूंगा। एट द स्टार्टिंग मैं इसको इनिशियल लोड से शुरू करूंगा, कुछ लोड लगाना शुरू होऊंगा। जब मैं इसको लोड लगाऊंगा तो हो क्या रहा है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है ड्यू टू दी डिफॉर्मेशन एंड ड्यू टू दी कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस। इसके ऊपर कुछ स्ट्रेस लग रही है, इसके अंदर कुछ स्ट्रेन आ रही है। सबसे पहले क्या होगा, कुछ टाइम फ्रैक्शन के लिए, कुछ अमाउंट ऑफ लोड के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व देगा। टिल ए पॉइंट तक ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व देगा। दिस मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसमें इधर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो कर्व है ये ऐसा कुछ नहीं है आइडेंटिफाइड कि ये 45 के एंगल पे है, जहां कहेंगे ये कुछ और एंगल पे है। दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल। बट ज्यादातर डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं वो स्ट्रेन कम दे रहे हैं, स्ट्रेस उसमें ज्यादा इंट्रोड्यूस हो रही है। सो इसका एंगल 45 से
स्ट्रेन की तरफ नहीं होगा, स्ट्रेस की तरफ होगा। इसका एंगल जो है वो स्ट्रेस की तरफ होगा। इसमें स्ट्रेस ज्यादा इंट्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेन कम आ रही है। मोस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। सो इस लिमिट तक 0 से लेके O से लेके A तक जो लिमिट है, इस लिमिट को मैं कहूंगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 0 से लेके A तक जो मेरी कर्व आ रही है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है, उसकी लिमिट जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी में आ रही है, वो प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो रही है। लाइक अगर मैं देखूं कि कुछ अमाउंट की स्ट्रेस इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसी अमाउंट की स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है। अगर मैक्सिमम लेवल पे देखूं तो A अमाउंट की स्ट्रेस इंट्रोड्यूस हो रही है तो इधर स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है। ये लेवल तक जो मेरा कर्व आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सो 0 से लेके O से लेके A तक मैं कह रहा हूं कि दिस इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हियरइन द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Stress is directly proportional to strain. So this component stress is directly proportional to strain. When we remove this constant, we introduce some entity that is called E, or Young's modulus of velocity. Young's modulus of velocity just show the ratio of stress and strain. E is just showing the ratio of stress and strain, or the slope of this curve. We can say the slope of this curve, or dy upon dx. So area under this curve means we are getting the value of E, which is the Young's modulus of velocity, which is totally and totally depend upon the material. Which is totally depend upon the type of material and type of properties of that material. So E is fixed for particular material. For maybe for different material, ये जो कर्व है वो कम स्टीप हो या ज्यादा स्टीप हो, तो इसकी E की वैल्यू चेंज हो रही है। E की वैल्यू जस्ट हमें ये बता रही है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। बट प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू द स्ट्रेस। Basically, E give us the amount of proportionality. How much extent is stress is proportional to the strain. E just give the extent of proportionality. So this is fixed, and we called it Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity. So further, at 0 to A, this is the elastic limit. आगे जाके चलते के देखते हैं कि A के बाद क्या होगा। देखें, with the application of load, when we applying the more load on this element, after the point A, there is little bit curved circle, curved dimension at this point. After that we are having a point B. देखें, B पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट तक ये जो अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म कर चुका है। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है तो सेम प्रोपोर्शनल में स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। ए से लेके बी तक क्या है, कुछ कर्व इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ही स्लांट कर्व इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट इधर जाके एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मटेरियल की इंट्रोड्यूस हो रही है, वो ये है कि जैसे ही हमने देखा कि हमने इस पे लोड लगा के रिमूव कर दिया, कुछ एक्सटेंट ऑफ लोड लगाया था, इस पॉइंट तक हमने लोड लगाया था, बी पॉइंट तक हमने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद हमने वो लोड रिमूव कर दिया, तो हो क्या रहा है,
ये वाली जो बॉडी है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रही है। ये जो बॉडी है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रही है थ्रू आउट दी ओ टू बी, थ्रू आउट दी ओ टू बी। अगर जब भी हम इस पे लोड रिमूव कर रहे हैं ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रही है। दैट मीन्स अप टू बी पॉइंट देयर इज अ इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक वर्ड हमने सुना है, इलास्टिसिटी मतलब कोई भी बॉडी को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो हम अगर छोड़ रहे हैं तो वापस अपनी पोजीशन पे आ रही है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो उस टाइम तक इस बॉडी में इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, ये मटेरियल जो है वो इलास्टिसिटी शो करेगा बी पॉइंट तक। दिस मीन्स ए से लेके बी तक या ओ से लेके बी तक जो लिमिट है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मीन्स, थोड़ा सा क्लैरिफाई करें तो बी पॉइंट तक इसके अंडर अगर हम लोड लगा के छोड़ रहे हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रही है। तो ये जो कैटेगरी है इसके अंडर वाली, तो इसको हम कह सकते हैं इलास्टिक लिमिट। Elastic limit. After that, beyond that force, the plastic stage is started. Plastic limit. After the B point, the plastic stage जो है वो स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हम कह रहे हैं कि ये इलास्टिसिटी है, मतलब कि B पॉइंट के बाद जब हम दोबारा फोर्स इस पे लगा रहे हैं तो 12 फोर्स लगाने के बाद ये जो बॉडी है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ रही। अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ रही इसका मतलब कि ये प्लास्टिक कैटेगरी में आ रही है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें स्टार्ट हो चुकी है। इफ वी डिस्कस दिस O, A एंड B पॉइंट इन दिस डंबल शेप डायग्राम, तो हम क्या देख रहे हैं कि ओरिजिनल डिमेंशन से इसकी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। जो ये लेंथ इंक्रीज हुई है आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, ये जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। आफ्टर दैट द प्लास्टिक स्टेज इज स्टार्टिंग। अब प्लास्टिक स्टेज में क्या हो रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गोइंग इन द प्लास्टिक स्टेज। as we increase the load beyond the elastic limit, we can achieve a new point that is called C point. C point is nothing but we also called the yield point. Now, what is the yielding? What is the yield point? When we increase the load on a body, the permanent deformation of the molecule are started. परमानेंट डिफॉर्मेशन जो मॉलिक्यूल में स्टार्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड द यील्डिंग। इन दिस कर्व वी अचीव टू यील्ड पॉइंट्स, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सी पॉइंट। मींस सी पॉइंट इज अ अपर यील्ड पॉइंट। What is the upper yield point? Yield point when we increasing the load, these are the molecules in between the body. These are permanently deformed. जैसे ही हम देख रहे हैं कि इस शेप में जो इसके मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक दूसरे के दूर जाने से इसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है, दो मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो रही है। अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होने की वजह से ये जो बॉडी है वो स्ट्रेस लेनी डिक्रीज कर देगी, वो अपनी स्ट्रेस लेना डिक्रीज कर देंगे। वी आर अप्लाइंग द लोड बट द बॉडी जो है वो स्ट्रेस लेना बंद करेगी, कम कर देगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, सी पॉइंट के बाद कर्व जो है वो नीचे को जाएगा।
हो क्या रहा है, सी पॉइंट इज अपर यील्ड पॉइंट, जो ये हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि जिस वो वाले पॉइंट से पहले जो बॉडी थी वो स्ट्रेस ले रही है। सी पॉइंट अचीव करने के बाद बॉडी स्ट्रेस लेना कम कर रही है, डिक्रीज कर रही है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जैसे ही उसमें इलॉन्गेशन ज्यादा हो रही है, इलॉन्गेशन ज्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो अट्रैक्शन है वो कम हो रही है। अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये जो बॉडी है वो स्ट्रेस अपनी डिक्रीज कर रही है, स्ट्रेस लेना कम कर रही है। दिस इज द रीजन जो कर्व है वो नीचे को जा रहा है। वो अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर। देखें जो अपर पॉइंट है ये हमें वो वाला पॉइंट बता रहा है जिस पॉइंट पे बॉडी लोड लेना बंद कर देगी, जहां बॉडी स्ट्रेस लेना बंद कर देगी। उसके बाद एक आता है लोअर यील्ड पॉइंट, डी पॉइंट, जिसको हम डी पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। ये वो वाला पॉइंट है जहां तक ये वाला फिनोमेना एक्ट हो रहा है। एट दैट इंस्टेंट सी टू लेके डी तक जो ये फिनोमेना एक्ट हो रहा है कि वो स्ट्रेस डिक्रीज कर रही है, दैट स्टेज इज अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट। डी पॉइंट तक वो अपनी स्ट्रेस लेना डिक्रीज कर रही है। सो डी पॉइंट इज डिफाइंड एज लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट, जब बॉडी लोड लेना बंद करे और जब बॉडी वो फिनोमिने से बाहर हो जाए, दैट इंस्टेंट दैट पॉइंट इज कॉल्ड डी पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, एज वी इंक्रीजिंग द लोड देयर इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन, दैट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड यील्डिंग ऑफ द मटीरियल एंड इट इज कैटेगराइज्ड अंडर टू इंस्टेंट्स, इंस्टेंट C एंड इंस्टेंट D। C पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहां पर इसकी यील्डिंग स्टार्ट हो रही है एंड D पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहां तक ये वाला फिनोमेना एक्ट हो रहा है कि इस बॉडी में इलॉन्गेशन हो रही है और बॉडी परमानेंट डिफॉर्मेशन में जा रही है और स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो D पॉइंट तक हमने समझा। आफ्टर D पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, देखें थोड़ा सा इसका डी पॉइंट के जो आगे का स्ट्रक्चर है इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। इफ वी इंक्रीजिंग द लोड ऑन दिस एंटी, लोड इंक्रीज कर रहे हैं, हो क्या रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर डिफरेंट तरीके से मॉलिक्यूल अरेंजमेंट है। मॉलिक्यूल अरेंजमेंट जो इसकी है होमोजेनियस नहीं है, बिकॉज ये होमोजेनियस मटेरियल अपनी तरफ से तो बनाया गया है लेकिन फिर भी एज ए एक्यूरेसी देखें तो ये होमोजेनियस नहीं है। थ्योरेटिकली हम मान लेते हैं कि दिस मटेरियल इज होमोजेनियस, बट ये होमोजेनियस नहीं है। इसके आगे बहुत सारे हाइपोथेसिस है बच्चे कि इसका आगे का कर्व क्या नेचर दे रहा है, इसके बारे में एक लॉजिक नहीं है, बहुत सारे लॉजिक है। वो लॉजिक ये है, एक लॉजिक से स्टार्ट कर रहा था मैं, वो लॉजिक ये है कि इसका जो मटेरियल है वो होमोजीनियस नहीं है। इसका मटेरियल जो है वो होमोजीनियस नहीं है। अगर ये मटेरियल होमोजीनियस नहीं है तो इसके ऊपर जो पुल लग रही है, खिंच लग रही है, इसके ऊपर जो हम ऐसे पी पुल लगा रहे हैं, वो अपने अपने मॉलिक्यूल अपनी अपनी मर्जी से स्ट्रेस ले रहे हैं। अपने अपने मॉलिक्यूल अपनी अपनी मर्जी से स्ट्रेस ले रहे हैं। कहने का मतलब अगर हम थोड़ा इस तरीके से समझे, ये इसी का अरेंजमेंट लगा लो कि ये ऐसा ही अरेंजमेंट है, कुछ इसी शेप को थोड़ा मैंने मैग्नीफाई किया हुआ है। ये जो शेप है ये इस तरीके की शेप है कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की लेयर है। जैसे मैंने ये एक लेयर को रिमूव कर दिया, इसके अंदर ये एक ऊपर वाली लेयर है मॉलिक्यूल की, ये बीच वाली लेयर है, ये थर्ड लेयर है। ये सेकंड लेयर को मैंने इसमें से रिमूव कर दिया, मैंने लेयर दिखाई है आपको। ओके, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल के इस तरीके से पैकिंग है, उसका स्ट्रक्चर होगा, बीसीसी स्ट्रक्चर है, कुछ भी स्ट्रक्चर है, वो अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये इधर प्लान्ड है, ठीक है, अरेंज है, ये अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज है, ठीक है। जैसे ही हमने इसके ऊपर पुल लगाई तो ये मटेरियल होमोजीनियस नहीं है,
होमोजेनियस ना होने की वजह से ये जो लेयर है वो ऊपर वाली लेयर से डिसलोकेट करेगी, शिफ्ट होने की कोशिश करेगी, मूव करने की कोशिश करेगी। जैसे ये लेयर डिसलोकेट करने की कोशिश करेगी, पहली लेयर को दूसरी लेयर से कुछ रिस्ट्रिक्शन मिलेंगे, रुकावट मिलेगी। ये जो रुकावट है विच इज द ड्यू टू दी प्रॉपर्टी ऑफ डिस होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, जहां हेट्रोजीनियस मटेरियल कह सकते हैं, उसकी वजह से ये जो मैसिवनेस क्रिएट होगी इसके अंदर, वो इसको एज ए हार्ड मटेरियल एक्ट करवाएगी। वो क्या करेगी, इसके अंदर और ज्यादा स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करेगी, जो स्ट्रेस को झेलने की ताकत इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से इसके जो कर्व है वो शार्पली इंक्रीज करेगा, लेवल ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। दिस इज द वन रीजन। नॉर्मली दिस इज कॉल्ड अ वर्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। द increase of capacity of grasping the stress due to the dislocation of molecules, that is called strain hardening. थोड़ा सा वर्ड से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट अपनी अपनी पोजीशन पे पड़े हैं। हो कह रहा है कि ऐसे जैसे इसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके अंदर जो है स्लिपिंग प्रोड्यूस होगी। स्लिपिंग प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो लेयर्स हैं ये शिफ्ट होंगी। मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी जगह से एक दूसरी जगह में हिलेंगे। जैसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे की जगह से हिलेंगे, स्लिपिंग प्रोड्यूस होगी। उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं, डिसलोकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो डिसलोकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये प्रोड्यूस कर रही है कुछ इस तरीके की एनर्जी इन द मटेरियल। ये इस तरीके की एनर्जी मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस कर रही है जो इसके अंदर एकदम स्ट्रेस लेवल इंक्रीज कर दी ड्रास्टिकली। मटेरियल इज बिहेविंग लाइक अ हार्ड मटेरियल, वेरी हार्ड मटेरियल। दैट टर्म इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग। थोड़ा सा मैं एक बार फिर एलैबोरेट करता हूं। एज मॉलिक्यूल्स आर डीफॉर्म, जैसे जैसे मॉलिक्यूल डीफॉर्म हो रहे हैं इनकी पोजीशन जो है डिसलोकेट हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो जैसे ही इसकी पोजीशन एक दूसरे से दूर जा रही है, डिसलोकेट हो रही है, तो विद द डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल मॉलिक्यूल की डिफॉर्मेशन होने की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन हार्डनिंग। हार्डनिंग पर डिफाइन किया गया कि ये मटेरियल हार्ड हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। बहुत सारे हाइपोथेसिस है इस पे कि इसका जो कर्व है फर्दर इस तरीके से इंक्रीज हो एंड वी अचीव द पॉइंट ई, वी इंक्रीज द पॉइंट ई। उन समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि डी पॉइंट तक स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेन जो इंक्रीज हो रही है वो डी के बाद है। डी के बाद एकदम स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है, ड्रास्टिकली स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है। ये जो ड्रास्टिकली स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है, दिस इज आल्सो द रीजन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। दिस इज आल्सो द रीजन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग कि जितनी ज्यादा इसमें स्ट्रेन होगी उतनी ज्यादा इसकी लेयर्स डिफॉर्म होंगी, डिसलोकेट होंगी। डिसलोकेट होने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स की ये वाली लेयर्स हैं, इसमें जो मैसिवनेस है वो इंक्रीज हो रही है। मैसिवनेस इंक्रीज होने की वजह से ये मटेरियल एक्ट एज ए हार्ड मटेरियल, वेरी हार्ड मटेरियल। जितनी ज्यादा स्ट्रेन इंक्रीज हो जा रही है उतनी ज्यादा एकदम ड्रास्टिकली स्ट्रेस इंक्रीज हो गई। ये जो स्ट्रेस इंक्रीज हो चुकी है, इस स्ट्रेस को ये वाले पॉइंट पे जब पहुंचते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अल्टीमेट लेवल
or ultimate stress. That level of stress is called ultimate stress. Ultimate stress means कि इस बॉडी ने मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना लोड जितना झेलना था वो झेल लिया, इसके बाद इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होगी। कहने का मतलब मैं इधर डिफाइन कर देता हूं, आफ्टर दैट पॉइंट स्ट्रेन हार्डनिंग, ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग ये जो कर्व है इस तरीके से स्टीप जा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंट्रोड्यूस हो रही है। अब नेक्स्ट, देन आफ्टर द ई पॉइंट, आफ्टर द ई पॉइंट एज वी इंक्रीजिंग द लोड, आफ्टर E point, as we increasing the load, there is a formation of neck at the center of the body. Why this is at the center of the body? There is a very theoretical conditions, बहुत सारी theoretical conditions इसमें छिपी हुई हैं कि अगर तो हम इस पे पुल लगा रहे हैं, अगर तो हम इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट पुल लगा रहे हैं और वो जो पुल लगा रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, देन इट ब्रेक फ्रॉम द सेंटर पॉइंट. दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल कंडीशन. देन इट ब्रेक फ्रॉम द सेंटर पॉइंट. अगर वो सेंटर पॉइंट से ब्रेक करेगा तो यहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगी. स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने की वजह से यहां पर इस तरीके की फॉर्मेशन होगी कि इसका एरिया बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है और जहां तक पहुंचते पहुंचते बॉडी बिहेव लाइक अ फ्लूइड. मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक अ फ्लूइड एंड स्ट्रेस इज डिक्रीजिंग बिकॉज द रेजिस्टिंग एरिया इज डिक्रीजिंग एंड दी जो वो स्ट्रेस झेल रही है, ले रही है स्ट्रेस, वो डिक्रीज है, बहुत ज्यादा कम हो रही है. तो उसकी वजह से इसका ई पॉइंट के आगे फर्दर हमारे पास एफ पॉइंट आएगा, दैट इज द फ्रैक्चर पॉइंट, जहां कह सकते हैं इसको ब्रेकिंग पॉइंट. ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इधर नेक फॉर्मेशन होगी. नेक फॉर्मेशन के बाद इसकी ब्रेकेज हो जाएगी. आफ्टर दैट द होल बॉडी एक्ट एज अ फ्लूइड और प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू फ्लूइड और इसकी ब्रेकेज हो जाएगी. नेक फॉर्मेशन की एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं. दिस इज द रॉड which we was test on the UTM machine for the tensile purpose. We are defining the stress strain curve of this material. This is a ductile material. After the breakage, please you can check, there is a neck formation. Diameter is suddenly decreased. This is the neck formation. ये इस तरीके से ब्रेकेज हुई है इसकी. दिस इज द नेक फॉर्मेशन एंड इस जगह से ये मटेरियल ब्रेक हो चुका है. आफ्टर दी गिविंग दी सच टाइप ऑफ ब्यूटीफुल कर्व ये मटेरियल ब्रेक हो चुका है एट पॉइंट ऑफ एफ, ब्रेकिंग पॉइंट. सो दीज आर सम एंटिटीज रिलेटेड टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. इसके पीछे बहुत सारे ब्यूटीफुल थॉट्स छिपे पड़े हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. विद इन 5 और 10 मिनट्स हम इसके बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे जो इसके रिलेटेड टू सम डिफरेंट एंटिटीज फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड व्हाट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, व्हाट इज द ट्रू स्ट्रेस. इसके बारे में हम बात करेंगे बिकॉज ये बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज हो रहा है. तो एज वी नो, if we elongate this material, the length is increasing. Correspondingly, its cross section dimension is also decreasing. The area is also reducing. But in this curve,
इन दिस कर्व हम इसके अंदर एरिया का कुछ नाम ही नहीं दे रहे, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे इसका लेंथ इंक्रीज हो रही है एरिया डिक्रीज हो रहा है। एरिया डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो बहुत सारी फ्लक्चुएट हो रही है, इसके बारे में हमने डिस्कस ही नहीं किया। देखो क्या हो रहा है कि इस जगह पे जो हम स्ट्रेस ले रहे हैं, लोड अपॉन एरिया, ये जो स्ट्रेस ले रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एरिया इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, एट द स्टार्टिंग एट द फ्रैक्चर टाइम area is constant, same, area is not changing, area is not decreasing, area decrease नहीं हो रहा। अगर इसका area decrease नहीं हो रहा तो उस लेवल पे जो हम स्ट्रेस ले रहे हैं, that stress is called engineering stress। engineering stress, load upon area. If the area is going to change continuously throughout the process, area decrease हो रहा है throughout the process, then that stress is called true stress। That stress is called true stress because after some the application of load, area is continuously decreasing। Then what happened? अगर तो हम एरिया इसका डिक्रीज कर रहे हैं तो सोचने वाली बात यह है कि बी पॉइंट तक, जहां थोड़ा बहुत सी पॉइंट तक, वैसे तो बी पॉइंट तक इसके एरिया जो है कुछ खास चेंज नहीं हो रहा, निग्लिजिबली चेंजिंग द डिमेंशन और चेंजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, बिकॉज कि इस पे जो लेवल आ रहा है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट है, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आई, यील्ड पॉइंट्स नहीं आए। अगर तो ये इस लिमिट के अंदर है तो हम मान रहे हैं कि एरिया ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा, तो हम इसीलिए ज्यादातर अपनी कैलकुलेशंस में इंजीनियरिंग स्ट्रेस से यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग द ट्रू स्ट्रेस बिकॉज दिस इज नॉट ए पॉइंट टू डिस्कस कि एरिया कितना डिक्रीज हो रहा है कितना नहीं हो रहा। हम इसमें सिर्फ ये लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं कि कर्व किस तरीके का आ रहा है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ मटेरियल। बट इफ वी आर यूजिंग द ट्रू स्ट्रेस, then the stress strain curve is look like a different way। Now मैं थोड़ा इसको मैसी करने वाला हूं। देखो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक बिल्कुल चेंज नहीं देगी, बहुत कम चेंज देगी। आफ्टर द बी पॉइंट द कर्व इज गोइंग लाइक दिस, कर्व इज गोइंग लाइक दिस, not like this। Why so? Because as we using the true stress, ट्रू स्ट्रेस में क्या हो रहा है कि एरिया जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। आफ्टर ये लीडिंग पॉइंट, ये जो एरिया है दिस इज डिक्रीजिंग, area is decreasing। as the area is decreasing the value of stress is increasing। as the area is decreasing the value of stress is continuously increasing। so this stress is in the true curve is going like this, increasing manner। स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज मैनर में जा रही है आफ्टर द डिफॉर्मेशन, आफ्टर द ब्रेकेज। दिस इज अनदर कंसेप्ट, लेकिन इस लेवल तक इसकी स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रू स्ट्रेस। एट लास्ट इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द important points of this diagram, at starting we have O to A point, that is the limit of proportionality, A to B point, that is the elastic limit, means
बी से इधर तक जाएंगे तो इलास्टिक लिमिट है। बियॉन्ड द बी पॉइंट देयर इज अ प्लास्टिक लिमिट। सी एंड डी पॉइंट्स आर अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। C point is upper yield point and D is lower yield point. Yielding is act when the permanent deformation is starting in the body. After D point there is a strain energy, strain hardening produced in the element. At E point there is a ultimate point. So if we elaborate this at level this, these level of stress is known as ultimate stress, and this level is known as elastic limit stress. And this level is known as yield stress. If we are designing some instrument or some anything related to construction or where the stress is acting, we are using the ultimate stress level. We are checking, हम ultimate level तक चेक कर रहे हैं कि बॉडी अल्टीमेट लेवल की स्ट्रेस कितनी ले रही है, उसके बाद वाली स्ट्रेस इज इन दी परमानेंट डिफॉर्मेशन. सो बियॉन्ड दिस वी आर कैलकुलेटिंग दी यील्ड स्ट्रेस. दिस इज द थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेसेस: इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेस. सो दीज आर द डिफरेंट एंटिटीज which are using in the stress strain curve for ductile material. होप करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.